शुरू करें। देखो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है क्लास को लेकर कि किस चीज के लिए क्लास होगी। तो क्लास के बारे में एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, ये जो क्लास है ये जनरल मैथ्स की क्लास है, यानी जो सामान्य गणित की। एक बार जिसे नहीं दिख रहा हूँ रिफ्रेश कर लो। ठीक है, रिफ्रेश कर लेना अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो। जिसे क्लास नहीं दिख रही है एक बार रिफ्रेश कर लेना। जिस बच्चे को क्लास नहीं दिख रही है रिजॉइन कर लेना। किसी को कोई भी कंफ्यूजन लग रहा हो आज वगैरह में वीडियो में तो एक बार रिजॉइन कर लेना। ठीक है, अब पहले समझो क्लास किस चीज के लिए है। जो जनरल मैथ होता है यानी सामान्य गणित होता है, ये वो क्लास है ठीक। सामान्य गणित आप जो बीपीएससी वाले स्टूडेंट है वो किस किस के लिए आएगा। बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पूछा जाएगा फर्स्ट टू ट्वेल्थ, पहली से 12वीं तक पूछा जाएगा। नंबर हो सकता है किसी किसी के लिए अलग हो, जैसे हो सकता है कि जो फर्स्ट टू फिफ्थ वाले बच्चे हैं उन्हें ये चीज 120 नंबर में देखने को मिले, जो बाकी के लोग हैं उन्हीं के पेपर में ये जो 120 वाला आपका सिलेबस है उसे छोटा करके श्रिंक करके उन सबके क्लासेस मतलब उसमें डाल दिया गया है। तो जहां फर्स्ट टू फिफ्थ वालों को प्राथमिक वालों को एक लगभग मतलब ये चीज पढ़नी है 120 नंबरों के लिए, बाकी लोगों को पढ़नी है 40 नंबर के लिए दूसरे पॉइंट के लिए। इधर से कोई बफरिंग नहीं हो रही है। किसी भी चीज के लिए, सब में सामान्य गणित है, सब में रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, सब में जीके के क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज्यादा हो सकते हैं बस। ठीक है, तो ये पॉइंट है, तो ये सामान्य गणित की क्लास है। अब जो 9 to 10th में मैथ पढ़ रहे होंगे और 11 to 12th में मैथ पढ़ रहे होंगे, आपके लिए दो अलग अलग बैचेज हैं। एक बैच है जो कि आपको पढ़ा रहे रोहित नामा सर, ठीक, उसमें भी आपको ये वाला गणित पढ़ना है, जनरल मैथ है, आप ये वाली क्लास भी आपको दिख रही होगी। और एक रोहित नामा सर पढ़ाएंगे जो 11वीं 12वीं के लिए गणित होता है, उसे स्पेशली अलग से। फिर एक 9वीं 10वीं के लिए गणित होता है, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। उसकी क्लास जो है आप लोगों की एक आध वीक में, मतलब इसके पैरेलली ही 9वीं 10वीं वाली जो क्लास है वो इसके पैरेलल चल जाएगी। यहाँ पर आपके सिलेबस का 60% पार्ट ये वाला चल पड़ा है, बाकी वो तो जो 9वीं 10वीं में जिनका गणित है उनका सिलेबस सुपर स्पीड से चलेगा। उन्हें मैथ की 2 क्लास करनी पड़ेगी। 11वीं 12वीं वालों को भी मैथ की 2 क्लास करनी पड़ेगी, एक में जनरल वाला कवर करना पड़ेगा, एक में अपना स्पेशल कवर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो, बहुत बेसिक सी बात से शुरू करूंगा। दुनिया में क्या कोई चीज ऐसी है जो 2D होती हो, 2 डायमेंशनल होती हो, 2 आयामी होती हो? कोई वस्तु पूरी दुनिया में ऐसी है जो 2 आयामी होती हो, सिर्फ जिसमें 2 डायमेंशन होते हो, यानी या तो उसमें ऐसे लंबाई होती हो और सिर्फ चौड़ाई होती हो।
कोई भी चीज का आप मुझे ऐसी वस्तु का उदाहरण दीजिए जो कि आप लोगों को लगता है कि दुनिया में दो आयामी होती है या टू डायमेंशनल होती है, मतलब सिर्फ दो ही दिशाओं में वो बढ़ रही होती है। बात करें हम 3D की, वो चीजें जिनके 3 आयाम होते हैं, मतलब ये चीजें 3 दिशाओं में बढ़ रही होती हैं। कितनी दिशाओं में? 3 दिशाओं में, मतलब लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई भी होती है। बताओ। ठीक है, बिल्कुल। हाँ कुंदन जी, है, क्लास पढ़िए। बताइए, दुनिया में क्या 2D है? तमन्ना जी कहती है परछाई है। क्या हम परछाई को छू सकते हैं? कोई भी ऐसी वस्तु जो दुनिया में 2D है वो टच या फील नहीं की जा सकती। आप उसे मतलब छू नहीं सकते हैं, उसकी कोई आपको कोई भी इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं नजर आएगा, कोई भी आपकी सेंसेस में वो इफेक्ट नजर नहीं आएगा, कोई भी इंद्रियां आपकी जो है नहीं बता पाएंगी ये अच्छा ये रहा। टच कर लेते हैं, लात मार देते हैं। 2D चीजें दुनिया में होती ही नहीं है। ठीक है, मतलब छूने के लिए नहीं होती है, वो सिर्फ एक हमारा किसी चीज को देखने का पहलू होता है। जैसे आप मुझे अभी अगर देख रहे हैं तो आप 2D में देख रहे हैं, लेकिन मैं हकीकत में 2D चीज नहीं हूं, मैं भी 3D हूं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अगर आप लोगों को कहूं कि मेरे पास जो है ये कागज है, ये कागज आप लोगों को दिख रहा होगा, तो बताइए ये कागज 2D है कि 3D है? बिल्कुल सोनी जी, लेकिन वो हकीकत में नहीं होते, आप फोटो छू नहीं सकते हो। फोटो के आप किसी भी पार्टिकल को छू नहीं पा रहे हो। ये जो कागज मेरे पास है ये 3D है। आपसे जब कोई पूछे कि ये आयत है कि क्यूबॉइड है, तो जो पीस ऑफ पेपर होता है या कोई कागज का टुकड़ा होता है, तो वो क्या होता है? अगर मैं पेपर की बात करूं, एक कागज की बात करूं, तो वो क्या होगा? आयत होगा, रेक्टेंगल होगा, कि वो क्यूबॉइड होगा, घनाभ होगा? कि आयत होगा? देखिए, रेक्टेंगुलर या आयताकार कह सकते हैं कि देखने में आयताकार है, लेकिन आयत नहीं है, वो एक घनाभ है। उसे बनाने में कुछ वॉल्यूम खर्च हुआ है, कुछ कागज लगा है उसे बनाने के लिए। दुनिया में कोई भी चीज मैं आप लोगों को कह रहा हूं जो पकड़ सकते हैं, वो जिसे आप होल्ड कर सकते हैं, वो कोई भी चीज क्या नहीं होती है? कोई भी चीज 2D नहीं होती है। तो अब हम पढ़ेंगे 2D शेप्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा सवाल यहां से बनते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। 2D 3D मिला के तो बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीजें बनती भी है। तो पहला चैप्टर जो हमारा है वो है मेंसुरेशन 2D, अर्थात क्षेत्र मिति 2D। ठीक, जैसे मान लिया कोई आपने अपने घर के आसपास कोई जमीन देखी, ये एक जमीन है, ये जमीन का एक टुकड़ा है। इस जमीन के टुकड़े की बाहरी लंबाई की माप यानी मेजरमेंट ऑफ आउटर पेरिफेरी इज कॉल्ड पेरीमीटर। किसी भी आकृति के बाहरी लंबाई की माप यानी उसकी बाउंड्री की बाहरी लंबाई की माप परिधि कहलाती है, परिमाप कहलाती है, पेरीमीटर कहलाती है। ठीक, ये जो ग्रीन लाइन से आप बना हुआ देख रहे हैं ये क्या है? पेरीमीटर। कभी भी कोई पूछे पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की जो बाहरी लंबाई है उसका मापन या उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। अब आप लोगों से कभी कोई पूछे क्षेत्रफल क्या होता है, व्हाट इज एरिया, एरिया क्या है,
एरिया क्या है बताइए, एरिया की क्या परिभाषा आप लोगों को लगती है? मेरे साथ साउंड बढ़िया जा रहा है, बताइए। हाँ हाँ जोशी जी, पहली क्लास है। किसी भी, हाँ नूतन फर्स्ट टू फिफ्थ है। जो भी बच्चा अपने जीवन में मैथ का पेपर दे रहा है वो ये क्लास देख सकता है। ठीक, अब पढ़ लो। बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग। किसी भी आकृति के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाइड है, जो सतह उस आकृति की बाउंड्री के अंदर कवर हो रही है, उस सतह की माप कहलाती है क्षेत्रफल। ठीक, उस सतह की माप कहलाती है क्षेत्रफल। पॉइंट क्लियर? कोई आकृति आपके पास है, उस आकृति के अंदर का जो वो है एरिया, उसकी माप क्या कहलाएगी? क्षेत्रफल कहलाएगी। ये जो स्पेस अंदर का है, इसका आप मापन करेंगे तो क्षेत्रफल कहलाता है। चलो, अब सबसे पहले चलते हैं कि अगर आपके पास कुछ स्ट्रेट लाइंस हैं, कुछ आपके पास सीधी रेखाएं हैं, तो कम से कम कितनी सीधी रेखाएं होनी चाहिए एक आकृति बनाने के लिए, एक फिगर बनाने के लिए? कितनी कम से कम आपके पास सीधी रेखाएं होनी चाहिए? 2 में काम चल जाएगा, 2 सीधी रेखाओं में। भाई आपके पास होनी चाहिए कम से कम 3 सीधी रेखा। अगर आप कोई 2D फिगर बनाना चाहते हैं, 2 आयामी फिगर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम आपके पास होनी चाहिए 3 सीधी रेखा। इसे कहा जाता है ट्रायंगल। क्या कहते हैं हम इसे? ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। ठीक, अगर आपके पास 4 सीधी रेखा आ जाए, ऐसे 4 सीधी रेखाएं आ जाए, तो इसे क्या कहते हैं? 4 साइड आ जाए तो क्या कहते हैं? नहीं मुकेश यादव, वो इनसे नहीं पूछ पाओगे। इसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज। और ऐसे ये चलता चला जाता है, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, फिर पंचभुज, फिर षष्ठभुज, जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती जाती है आता रहता है। अर्चना जी कह रही है ये रेक्टेंगल। अर्चना जी, ये रेक्टेंगल नहीं है। यही सब चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब चलते अगली बात पर। मैं आपको 4 सीधी रेखा अगर दे दूं, ऐसे 4 सीधी रेखा दे देता हूं, ये है 4 सीधी रेखा, ये मैंने आपको दे दी। आप मुझे बताइए, क्या इन 4 सीधी रेखाओं की मदद से आप एक निश्चित चतुर्भुज बना पाएंगे? एक स्पेसिफाइड यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना पाएंगे? एक निश्चित चतुर्भुज जो अपने आप में अनोखा हो, क्या बना पाएंगे? अगर मैं 4 लाइनें दे दूं आपको कि ये लो 4 डंडियां और इनकी मदद से जाकर एक चतुर्भुज बना लो, भाई नहीं बना सकते। असंख्य चतुर्भुज बनेंगे। इन 4 लाइनों को मिलाने के करोड़ों तरीके हैं। मान लिया मेरा मन कर जाता है कि मैं इस वाली लाइन को ना थोड़ा अंदर की तरफ धकेल देता हूं, इसे यूं कर देता हूं, तो फिगर कैसी बनेगी? ये थोड़ा सा खुल जाएगा और ऐसे मिल जाएंगी, फिर ये ऐसे मिल जाएंगे। अगर मैं इसे अंदर की तरफ धकेल दूंगा, ये 4 लाइनें ऐसी की ऐसी रहेंगी। और कैसे भी रख लो, जैसे मेरे हाथ की उंगलियां 4 लाइनें हैं, मैं चाहूं तो इन्हें ऐसे भी करके वर्ग भी बना सकता हूं, बंद भी कर सकता हूं। ठीक, कुछ और आकृति बन जाएगी। तो कभी भी कोई भी चतुर्भुज बनने के लिए साइड्स के साथ साथ एक बड़ी जरूरी चीज होती है, 2 बड़ी जरूरी चीजें वो होनी चाहिए, उनमें से कोई एक को काम चल जाएगा। सिर्फ 4 लाइनें बनने से काम नहीं चलेगा। आपके पास कोई भी चतुर्भुज बनाने के लिए क्या 2 चीजों में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए, या तो ये हो या तो ये हो। अगर, बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रज्ञा जी, अगर आप एंगल फिक्स कर दे, साइड्स नहीं होती, साइड्स जरूरी नहीं है सुहानी, अगर आपको या तो कोण पता चल जाए,
एंगल पता चल जाए, अगर मैं फिक्स कर दूं भाई मेरा तो ये वाला एंगल इतना ही रहेगा, ये वाले हाथ इतने ही रहेंगे, उन दो को तुम कर लो, छेड़ लो, तुम छेड़ ही नहीं पाओगे। अगर मैंने फिक्स कर लिया ये तो ऐसे ही रहेगा, तुम इस वाले को हिला ही नहीं पाओगे, ये फिक्स हो जाएगा अपने आप। ठीक, जैसे ये मेरी उंगलियां हैं, मैं कह दूं ये वाली तो ऐसे ही रहेगी, इसको मैं फिर ऐसे कैसे करूंगा, ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगी, मैं यूं करूंगा या यूं करूंगा, नहीं बन पाएगा। तो एक एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक अनोखा या निश्चित चतुर्भुज आपको मिल जाएगा अगर आपके पास एक कोण आ जाए तो। अगर आपके पास, अगर रिकॉर्डेड नहीं देख पाते तो, लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। अब अगर आपके पास एंगल नहीं है तो एक बच्चे ने और बताया हुआ है, सालू ने बताया हुआ है कि आपके पास डायगोनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायगोनल यानी कि विकर्ण होना चाहिए। अब विकर्ण भी भाई ऐसी जबरदस्त चीज है, मान लिया मेरी उंगलियों के बीच का ये विकर्ण है, जो पेन आप देख रहे हैं, ये उंगलियों के बीच का, ये उंगलियों के बीच का विकर्ण है। अगर ये दूरी फिक्स हो गई कि ये कम ज्यादा नहीं होगी, इतनी रहेगी, तो मैं एक निश्चित चतुर्भुज बना पाऊंगा। फंस गया, अब मेरे हाथ हिलेंगे नहीं। यानी मैं यहां पर तुम्हें कहने लगूं कि एक चतुर्भुज है और इसमें मैं सपोर्ट के लिए एक डंडा लगा देता हूं ऐसे, इसकी लंबाई फिक्स कर दी, ऐसे एक डंडा लगा दिया। अब तुम हिला पाओगे क्या? नहीं हिला पाओगे तुम लोग ना, ऐसे दबा सकते, ऐसे खींचोगे तो लंबाई बदलेगी, जो कर नहीं सकते। तो किसी भी चतुर्भुज के बनने में बहुत जरूरी चीज होती है एंगल या डायगोनल, साइड से कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई हैंड रिटन पीडीएफ मैथ की क्लास की नहीं मिलेगी, अपने हाथों का इस्तेमाल करके बनाना है। ठीक है, अपने हाथ से सारे नोट्स बनाने, कम से कम 10% तो याद रहेगा, लिखा हुआ तुम्हें पता रहेगा कौन सी चीज कहाँ है। पहला पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हुआ। मैंने आप लोगों को ये चीज क्यों बताई, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जितनी भी हमारी आकृतियां बनती हैं, आयत बनता है, वर्ग बनता है, पैरेललोग्राम बनता है, 50 चीजें बनती है, ध्यान रहे वो सारी की सारी में सबसे जरूरी चीज होती है विकर्ण। आओ सबसे पहली ऐसी आकृति मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं जो है पैरेललोग्राम। क्या इसका नाम है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की एक खास प्रॉपर्टी मुझे बताइए, कुछ ऐसी मत बताना जो अलग अलग में भी होती है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बताइए जो सिर्फ समांतर चतुर्भुजों के पास होगी, सिर्फ पैरेललोग्राम्स के पास होगी। बताओ, पैरेललोग्राम्स के पास होती है, समांतर चतुर्भुजों के पास। आपने जो अभी तक पढ़ा है, ये पढ़ा है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती है। नहीं, जो सबसे खास इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो इसे यूनिक बनाती है, वो क्या होती है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है इसका। कैसे? इस आकृति को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके विकर्ण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे समद्विभाजित कर रहे हैं। ये देखो विकर्ण यहां पर क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक, देखो डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। अच्छा 90 डिग्री पर करें ये जरूरी नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही बना दिया, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ये बराबर इससे और ये बराबर, मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काट दिया। ये समांतर चतुर्भुजों में ही ऐसा होता है, और किसी आकृति में ऐसा नहीं होता कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बराबर भागों में काटते। अब इसके होने की वजह से दूसरी चीजें होती है, जैसे आप लोग, कुछ लोग कह रहे हैं आमने सामने की भुजा बराबर है। क्यों बराबर है? कैसे करोगे इस चीज को सिद्ध? इस चीज को सिद्ध करेंगे इसकी मदद से। ये जो आमने सामने के त्रिभुज है ना, सर्वांग सम त्रिभुज यानी इक्वल ट्राइंगल बने हुए हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर है। इसकी जितनी ये साइड है इसकी भी इतनी है, ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, इनकी आमने सामने की भुजा इसलिए बराबर है। ठीक, तो विकर्णों के होने से साइड बराबर हुई है, ना कि साइडों के बराबर होने से विकर्ण बराबर हुए। क्लियर? ठीक है, तो समद्विभाजित कर दिया। अब इसमें समद्विभाजित करने के कारण क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, जैसा आप सबने कहा। लेंथ ये L है
तो ये भी L है, ये B है तो ये भी B है। ये बात ध्यान रखेंगे, जितनी चौड़ाई इस तरफ है उतनी चौड़ाई इस तरफ है, जितनी लंबाई इस तरफ है उतनी लंबाई उस तरफ। क्लियर? ठीक है। मैं फिर से, कुछ बच्चे अभी आए होंगे, लेट सेट आए होंगे, उनको ज्यादा कष्ट ना हो मैं बता देता हूं आप लोगों को। मैं जो है भाई गणित जो पढ़ा रहा हूं इस वाली क्लास में, जो बच्चे बीपीएससी को लेकर परेशान हैं, ये जनरल मैथ की क्लास है, ठीक, सामान्य गणित की क्लास है। ये 1st to 5th वालों को सबसे ज्यादा पढ़नी है, बाकी वालों की मजबूरी है। 40 नंबर का जो उनका सामान्य पेपर है उसमें सामान्य गणित, सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, तर्क शक्ति के भी सवाल आएंगे, तो वहां के लिए मैथ पढ़ना है 9वीं से 12वीं वालों को, और 1ली से 5वीं वालों का तो 120 नंबर के पेपर का ये मैथ है। ठीक है, तो ध्यान रहे आप लोगों को कि ये 1st to 12th है। अब जो हमारे प्रिय छात्र 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं का गणित का पेपर दे रहे होंगे, आपको ये तो पढ़ना ही है, जनरल पार्ट के लिए आपके 40 नंबरों में ये चीजें आएंगी। लेकिन जो आपका 80 नंबर का गणित का पेपर बनेगा उसमें भी ये चीजें आएंगी। ठीक, बस आप लोगों को एडवांस पढ़ना है, मतलब जहां तक मैं लोगों को पढ़ाऊंगा आपको उससे बहुत आगे जाना होगा। तो हर चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो मेरे 9वीं 10वीं वाले गणित के छात्र है उन्हें मैं, और 11वीं 12वीं वालों को रोहित नामा सर, हम दोनों ये जो चैप्टर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं इनकी गहराइयों तक जाएंगे, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि 9वीं 10वीं एनसीईआरटी के हिसाब से होंगे। ठीक, तो ये जो मेरी 10 बजे वाली क्लास है ये सबको देखनी है, ये सबके पेपर में आएंगे। जो क्लास 4 बजे है वो सिर्फ 9वीं 10वीं वाले देखेंगे। रोहित नामा सर की क्लास का टाइम देख लेना क्या टाइम है, बाकी 4 बजे वाली क्लास मेरी इन लोगों के लिए स्पेशल क्लास होगी। दूसरी चीज, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि टॉपिक खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ, आपका ये पहला टॉपिक है। सारे टॉपिक अपने काउंट कर लेना एंड में कि सारे हो गए हैं कि नहीं हो गए, तब तक के लिए आराम से पढ़े। ठीक है, जो आज हम पढ़ रहे हैं उस चीज पर ध्यान देंगे, ये हो गया वो हो गया सब चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। तो डायगोनल्स विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब आप लोगों को अगर मैं कहूं कि परिमाप बताइए क्या है, मैं इसका पेरीमीटर अगर आप लोगों से पूछने लगूं तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप बिल्कुल चुटकी बजाते बता देंगे कि सर अभी अभी हमने परिभाषा जब परिमाप की पढ़ी तो आपने बताया था लंबाई का, चौड़ाई का, इन सब चीजों का जो माप है वो कहलाता है परिमाप, बाहर बाहर की लंबाइयों का माप कहलाता है। ठीक, अब अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो मुझे 2 L मिलेंगे और 2 B भी मिलेंगे, मतलब कितना हो जाएगा 2L प्लस B हो जाएगा। तो फॉर्मूलों के रूप में याद नहीं रखना है, समझनी है चीजें, स्कूल में आगे पढ़ानी भी है तुम्हें ये चीजें और पेपर में काम में भी लानी है, तो फॉर्मूला कभी याद नहीं आएगा। समझिए आप हो क्या रहा है, समझने के लिए हो रहा है लंबाई चौड़ाई L और B 2 बार है। अब चलते इससे अगले वाले पार्ट पर। क्षेत्रफल को लेकर बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है। अब आप एक चीज सोचो, ऐसे यहां एक लाइन में 3 टाइलें हैं और मैंने 4 लाइनें लगा दी हैं, गिनने के लिए आप क्या करते हैं बताइए? अगर ऐसे 3 टाइलें रखी एक लाइन में और 4 टाइलें मैंने लगा दी, आप गिनने के लिए क्या करेंगे? बताइए। मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग कि 3 गुणा 4 से आ जाएगा सर। अच्छा, ये टाइलें अगर मैं यूं रख देता तो क्या क्षेत्रफल बदल जाएगा भाई इन टाइलों का? अगर मैं यूं रख दूंगा, बताओ, किन दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा? बराबर होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, बस मैंने ऐसे ऐसे करके रख दिया। तो क्या यहां मैं क्षेत्रफल निकालने के लिए इससे ले रहा हूं कि अभी भी इसे ले रहा हूं? इसे ले रहा हूं। ये बदलती रह सकती है, आपकी जो साइड वाली लेंथ है ना ये बदलती रह सकती है,
ये चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई में चौड़ाई की गुणा नहीं की जाती है, ऊंचाई की गुणा की जा सकती है, क्योंकि तो बदलती रहेगी, क्षेत्रफल अभी भी समान है। क्यों समान है? क्योंकि दोनों की ऊंचाई अभी भी समान है। मैंने यहां भी 4 लाइनें लगाई थी, मैंने यहां भी 4 लाइनें लगाई है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल जो समान है वो किस वजह से समान है? क्योंकि इन दोनों में हाइट बराबर है, इन दोनों की ऊंचाई बराबर है। ठीक, क्षेत्रफल निकाला जाता आधार गुणा ऊंचाई से। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो 3 गुणा 4 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेस इनटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ध्यान रहेगा सभी लोगों को, क्लियर है? जो लोग बीच बीच में फिर से के नारे लगा रहे हैं, फिर से देख लेना, क्लास रिकॉर्डेड, वरना मैं जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बार रिपीट कर रहा हूँ चीज, और बहुत सरल तरीके से बता भी रहा हूँ। अब बिल्कुल कोई ये सोचे कि हमें तो उंगली पकड़ के लेके चलेंगे, वो नहीं संभव है। उसके लिए आप पीछे आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप बिल्कुल जीरो से भी नीचे ही चले गए हैं तो, वरना जीरो वाले को भी ये बात समझ आ जाएगी। तो हमेशा हमें क्षेत्रफल के लिए चाहिए होती है ऊंचाई। अब ये सवाल, ऊंचाई निकालने वाला जो सवाल है, इस पैरेललोग्राम में वो होता है किसकी मदद से? जैसे ये कोण थीटा है और ये हाइट है, तो जो हाइट होती है ना इसकी, वो होती है बी साइन थीटा। अब ये साइन ना सब लोगों को पढ़ना होता, ना सब लोगों से पैरेललोग्राम का एरिया पूछा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सबसे एरिया नहीं पूछा जाता, लेकिन एरिया होता क्या है, क्षेत्रफल होता क्या है, ये तो पता ही होना चाहिए। क्षेत्रफल होता आधार गुणा ऊंचाई, आधार हमारा एल ही है, ऊंचाई हमारी बी साइन थीटा है। ठीक है, ये लेकिन साइन थीटा सबके सिलेबस में होता नहीं, तो हाइट होती नहीं, तो हम एरिया भी नहीं निकाल रहे होते पैरेललोग्राम्स का। तो हमारी पहली आकृति में विकर्ण क्या कर रहे थे, एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट रहे थे। क्या हो अगर विकर्ण बराबर भी हो जाए और दो बराबर भागों में भी काट दे? ठीक, अगर विकर्ण दो बराबर भागों में भी काट दे और बराबर भी हो जाए, तब क्या होगा? विकर्ण जो है हमारे, ये दो बराबर भागों में भी काट दे और बराबर भी हो जाए, तब बनेगा आयत। देखिए, आयत में आपको देखने से ही पता चलेगा कि आयत के केस में क्या हो रहा है। विकर्ण जो है दो बराबर भागों में काट नहीं रहे हैं, सिर्फ इनकी लंबाइयां भी बराबर है। इनकी लंबाइयां बराबर होने की वजह से अब जो हमारे एंगल बनते हैं, ये वाले, ये जो आप एंगल देख रहे हैं, ये एंगल 90 डिग्री बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 90 डिग्री। यानी आयत की भुजाओं में बीच में कोण बन जाता है 90 डिग्री। जो आधार एल था और चौड़ाई बी थी, अब इस वाले सवाल में या इस वाली फिगर में या आयत में जो ऊंचाई है वही चौड़ाई भी है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को 90 डिग्री नापते हैं ना, वही हाइट कहलाती है। ठीक, किसी चीज को यू नाप लेना, यू नाप लेना, उसकी ऊंचाई नहीं होती है। ऊंचाई होती है नीचे से परपेंडिकुलरली, यानी 90 डिग्री के कोण पर किसी चीज को नापना। तो ये तो 90 डिग्री पर ही नाप रहे हैं हम, इसका कोण 90 डिग्री है, तो यही हमारी ऊंचाई का भी काम करती है। ये एक पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम दादाजी हैं, ये उनका छोटा बच्चा है। मतलब पैरेललोग्राम में से वो, समांतर चतुर्भुजों में से वो आकृति है जिसमें विकर्ण बराबर भागों पर तो काट ही रहे थे, बराबर भी हो गए। इसमें क्या खास हुआ? डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। विकर्ण बराबर है और समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काट भी देते हैं। बाइसेक्ट करने का यही अर्थ होता है। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। भाई सुशील, अब तू आधे घंटे बाद क्लास में आए, तू कहीं शादी में किसी के वहां जाए फेरों के टाइम पर, जाके वहां फेरों के टाइम पर लोगों से पूछे
यही सुशील वैड सुशीला है क्या? पीछे भाग लेंगे भाई। तो क्लास या तो शुरुआत में आगे पूछा करे या बाद में आगे पूछा करो। ये कोई तरीका नहीं होता बीच में कुछ भी घरेलू समस्याएं पूछने का। टॉपिक में मजा ही नहीं आता बताने, और तू क्या सीख लेगा बाकी क्लास में। तो आयत में विकर्ण बराबर है और बराबर भागों में काट रहे हैं, इस कारण इनका कोण 90 डिग्री हो जाता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं इसका परिमाप क्या है बताइए, एक आयत का परिमाप क्या होता है? अच्छा ध्यान रहे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सब में लगेंगी, ठीक, क्योंकि अब नीचे जितने भी फिगर आएंगे वो सारी की सारी पैरेललोग्राम के टाइप्स हैं। रेक्टेंगल भी एक टाइप का क्या है? पैरेललोग्राम है। अब परिमाप तो वही रहेगा, कुछ नहीं बदला। आमने सामने की भुजाएं अभी भी बराबर है, लंबाई चौड़ाई दो बार आएगी। आपने यहाँ एल और बी नापा, यहाँ भी एल बी नापना है, तो बार बार की लंबाई ये होगी। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि क्षेत्रफल के लिए भाई आप आधार में ऊंचाई की गुणा करना। क्या करना? आधार में ऊंचाई की गुणा करना। भगवान की दया से जो चौड़ाई है वो ही ऊंचाई का काम कर रही है, क्योंकि कोण कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, ठीक। तो ये लोगों को एक कंफ्यूजन होता है, क्षेत्रफल जो होता है कि वो लंबाई गुना चौड़ाई से आता नहीं, आधार गुना ऊंचाई से आता है। क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसको आप लोगों ने समझा। अब मैं आप लोगों को अगर कहने लगूं रेक्टेंगल के बाद आप लोगों के सामने क्या आता है? स्क्वायर आता है, वर्ग आता है। क्या खास है ऐसा वर्ग में? बताओ मुझे। ये वर्ग है, वर्ग में विकर्ण ऐसा क्या खेल रचा रहे हैं कि इसे वर्ग बना दे रहे हैं? बताओ। इस साइड पे फिर चली जाती है सुषमा जी आप। मैं कह रहा हूं सारा खेल विकर्णों का है, साइडों का है ही नहीं। देखो, डायगोनल बराबर तो थे ही, विकर्ण बराबर तो थे ही, अब 90 डिग्री पर भी काटेंगे। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, मतलब विकर्ण बराबर है और 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये एक स्क्वायर की अपनी प्रॉपर्टी है जो इसे स्क्वायर बनाती है। ठीक है, सब लोगों को ये बात समझ आई। अब देखो इसके डायगोनल्स कैसे बन रहे होंगे, तुम्हें खुद दिख रहे होंगे। अगर आप इसके डायगोनल्स को देखोगे तो एक दूसरे को विकर्ण 90 डिग्री पर काट रहे हैं। हाँ, जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी वो इसमें भी लग रही है कि बराबर है और बराबर भागों में काटते हैं। ये तो यहां भी हो रहा था, स्क्वायर में आने के बाद ये 90 डिग्री पे होने लगता है। ठीक, अब आप सब लोग मुझे रेक्टेंगल वाली बातों को इस्तेमाल करके इनका पेरीमीटर और एरिया बताओ क्या होगा। पेरीमीटर और एरिया
देखो भाई, अगर बात करें हम वर्ग में, तो इन सारी भुजाओं और 90 डिग्री होने की वजह से आपको नहीं लग रहा ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये तो सारे त्रिभुज समान हो गए। और इनके समान होने की वजह से इनकी आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, ये सारी साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। तो जब मैं परिमाप निकालने जाऊंगा तो मैंने तो बार बार की भुजाएं जोड़नी थी, एल और बी जोड़ रहा था। इस बार एल और बी एक ही है, दोनों ए 2a, और फिर 2 की गुणा करते तो 4a हो जाएगा। यानी बाहर बाहर की सारी लंबाइयों का अगर आप माप देखेंगे तो 4a आ जाएगा। दूसरा, मैंने आप लोगों को कहा था कि जो जो क्षेत्रफल होता है वो निकलता है किस चीज की मदद से, ऊंचाई और आधार, इन दोनों की गुणा करने से निकलता है। आधार और ऊंचाई भगवान की दया से दोनों ही बराबर है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, भुजा की भुजा में गुणा करने से आ जाएगा। ये वर्ग हुआ। अब आप एक बात बताओ, डायगोनल्स के साथ थोड़ा खेलते हैं। डायगोनल्स पहले भाई बराबर भागों में काटे, फिर बराबर हो गए, फिर बराबर भागों में भी काट रहे हैं, बराबर भी 90 डिग्री पर काट लिया। अब क्या कर सकता हूं, तो तीनों चीजें हो गई, एक हटा देता हूं, बराबर वाली कंडीशन हटा देता हूं, बस ये कर देता हूं कि डायगोनल्स 90 डिग्री पर काट रहे हैं, विकर्ण जो है वो 90 डिग्री पर काट रहे हैं। विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर नहीं है। ठीक है, विकर्ण क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित कर रहे हैं। बताइए क्या आकृति बन जाएगी, खिलाड़ी हैं भाई सारे के सारे। अब बनेगी रोम्बस। क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। पतंग में बाइसेक्ट नहीं करते, समद्विभाजित नहीं करते। एक बच्चा ने पतंग भी लिखा, पतंग में समद्विभाजित नहीं करते बराबर भागों में, बस ऐसे ही कट करते। तो अब जो आकृति आपके सामने बन रही है वो है वर्ग का टेढ़ा भाई, मतलब ऐसा वर्ग जिसमें किसी ने लात मार दिया, थोड़ा झुक गया है। मैंने कहा था ना आपको 4 डंडियां रखी हुई हैं, थोड़ा सा यूं कर दो, है तो अभी भी सारी बराबर ही। मेरी उंगलियों की क्या लंबाई है, मैंने अपनी उंगलियों से वर्ग बनाया हुआ है। इसे यूं कर दो तो लंबाई थोड़े बदल गई मेरी उंगलियों की, बस कोण बदल गए, विकर्ण बदल गए, उनकी लंबाई बदल गई विकर्णों की। यानी अगर आप विकर्णों को अब अगर देखेंगे तो देखो कैसे कर रहे हैं विकर्ण, देखने में ही पता चल रहा है बराबर नहीं है, लेकिन बराबर भागों में काट रहे हैं। भाई रोम्बस को थोड़ा सा ध्यान से और मन लगा के समझना पड़ेगा, तो आंख नाक कान खोल के रखना। ये देखो, क्लास खत्म होने को आई और कहिए अभी तक गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। तो विकर्ण को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। विकर्ण में भुजाओं की लंबाई तो नहीं बदली, भुजाएं तो सारी अभी भी वही है, लेकिन कोण बदल गया। क्या ये एंगल 90 डिग्री है, नहीं है। ये एंगल हमें नहीं पता क्या है, ये एंगल नहीं पता हमें। ये एंगल अगर कोई मुझसे पूछे इसका एरिया क्या होगा, मैं कैसे बता दूं, ये ऊंचाई थोड़ा है, ये तो चौड़ाई है बस इसकी। सिर्फ मैं वहीं पर बता पा रहा था जहां पर चौड़ाई ऊंचाई का काम कर रही थी। इन दोनों में ये कोण 90 डिग्री थे और ये चौड़ाई ऊंचाई का काम कर रही थी, इसलिए बता पा रहा था, नहीं बता पा रहा हूं। कैसे करेंगे फिर हम, कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिए निकालते हैं। अगर आप इस वाले विकर्ण की बात करेंगे, ये हमारा पहला विकर्ण है, तो वो 2 बराबर भागों में बटा हुआ है, और ये वाला विकर्ण भी 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। अर्थात ये अगर पहला विकर्ण है तो पहले विकर्ण का आधा यहां पर है और आधा यहां पर है, दूसरे विकर्ण का आधा यहां पर है और आधा यहां पर है। ठीक है, आधा ये रहा, आधा ये रहा, आधा ये रहा, आधा ये रहा। ठीक, अब अगर आपको मैं कहूं इस त्रिभुज के बारे में आपका क्या कहना है, इस त्रिभुज के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, तो आप सब लोग कहेंगे सर जी कुछ भी कहना नहीं हमारा, तो हमारा कहाँ कहना सुनना, तुम सब बड़े भोले बालक हो, तुम कुछ नहीं कहोगे, मुझे ही कहना पड़ेगा। अगर इस आप विकर्ण इस वाले से देखेंगे, आप इस त्रिभुज को अगर आप देखेंगे तो इस त्रिभुज का
ये वाली भुजा कितनी है, डायगोनल 1 का आधा, ये वाली कितनी है, डायगोनल 2 का आधा। डायगोनल 1 का आधा, डायगोनल 2 का आधा। एक समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एक समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1/2 इंटू डायगोनल 2/2, आधा गुणा आधार और ऊंचाई। हाफ में आधार और ऊंचाई की मल्टीप्लाई करके आता है, सब मान रहे हो। अच्छा, जो ये मैंने त्रिभुज यहां निकाल के तुम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकलवाने की कोशिश की है, ऐसे कितने त्रिभुज हैं भाई, क्या लग रहा है तुम्हें, ऐसे कितने त्रिभुज हैं? ऐसे कितने त्रिभुज हैं इस चतुर्भुज के पास, इस रोम्बस के पास, ऐसे कितने त्रिभुज हैं? 4 है। चलो, तो क्या इसमें 4 की गुणा कर दूं? इसमें 4 की गुणा कर दें? बताओ, अगर आप 4 की गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 होता, कट जाएगा, कितना आ गया? एक समचतुर्भुज का जो एरिया आता है वो आ जाता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। क्षेत्रफल आ जाता है विकर्णों की गुणा का आधा। अब मैंने कहीं आपको इसमें ये लिख के तो पढ़ाया नहीं कि रोम्बस है, मैंने तो बस इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है कि समचतुर्भुज है, सॉरी, मैंने तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है कि विकर्ण 90 डिग्री पर काट रहे हैं। तय पे आता है कि जय कहां पे आता है? ठीक। तो ये सेम क्षेत्रफल निकालने की जो टेक्निक होती है कि विकर्णों की गुणा का आधा कर लो, आपको सिर्फ यहां नहीं लगेगी, 3 आकृतियों में लगती है कुल मिलाकर। 3 आकृतियां जिनके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, ऐसी 3 आकृतियां हमारे पास हैं जिनके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। एक आपका रोम्बस हो गया, समचतुर्भुज हो गया, एक वर्ग हो गया, और एक हो गई पतंग, एक हो गई पतंग। ठीक है, पतंग के भी आप विकर्ण देखेंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। किसी भी ऐसी आकृति जिसके विकर्ण 90 डिग्री पर काट रहे हैं, एरिया निकालने में बिल्कुल पीछे मत हटना। कितना हो जाएगा एरिया, हाफ इंटू डायगोनलों की गुणा हो जाएगा। हाँ रूही प्रवीण जी, 1 मोर टाइम, यही तो नहीं हो पाएगा रूही, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आराम से, 1 मोर टाइम 2 मोर टाइम देखना। बाकी मैंने, विश्वास करिए मेरे ऊपर, मैं भी अध्यापक हूं, आप सब भी अध्यापक बनने वाले, बहुत बेसिक से मैं आपको क्षेत्रफल तक लेकर गया हूं, वरना मैं डायरेक्ट फॉर्मूले भी लिखवा सकता था। और बिल्कुल आकृति बनाते हुए, यहाँ पूरी आकृति बनाई है, 90 डिग्री है, पूर्व विकर्णों का आधा है, क्या क्या किया है, क्यों किया, मैंने बताया। सुनते वक्त आदमी भूलता ही है, फिर मन करता है कि एक बार फिर सुन लूं। अभी एकदम भूले हो, अगली बार 10 मिनट बाद भूल जाओगे, खुद करनी पड़ेंगी ये सारी चीजें। मेरे पास कोई किताब नहीं है पढ़ाने के लिए, सब चीजें मन में, क्योंकि मैंने लिंक की हुई है। रिलेट कीजिए, आप एक कहानी को बुनते हुए वहां तक आइए, तो कुछ याद नहीं करना है, और फोटो फाटो बना के सब कुछ बढ़िया तरीके से लिखा भी हुआ। तो ये चीज हो गई। बाकी अगर मैं आप लोगों को कहूं, क्या आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आती है, बताइए। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर हमारी क्लास में जो ये कहेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम हमें आती है? समकोण त्रिभुज में लगती है ना पाइथागोरस थ्योरम, अभी लगा के दिखाते हैं। इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल होता है। यानी आप इसका वर्ग करोगे तो उसके वर्ग के बराबर आएगा। ये सबने पढ़ी होगी, भूल गए तो कोई बात नहीं, ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस बाबा जी थे, गणित में बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, पहले के साधु संत थे, वो दे के गए थे। तो उनके कहे अनुसार अगर मैं इसका वर्ग करूं, मैं इसका वर्ग करूं, वर्ग करेंगे तो ऊपर वर्ग नीचे 2 का वर्ग 4, इसके बराबर आएगा इधर a का वर्ग। और इसे थोड़ा सा साज सजा के अगर लिखूं
तो 4 को दूसरी तरफ मैं भेज दूंगा, क्या कंडीशन बनेगी, विकर्णों के वर्ग का योग भुजा के वर्ग का 4 गुना के बराबर होता है, ये कंडीशन बनती है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम में इन चीजों को रखेंगे, एक स्टेप सोल्व करोगे यहां तक पहुंच जाओगे। यही 2 प्रॉपर्टी है जो कि रोम्बस के बारे में पता होनी चाहिए, इसके अलावा कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है भाई? जिस भी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो उसके पीछे देखो 2 ही कारण हो सकते हैं, एक तो या तो टीचर ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, या दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी सार्वभौमिक क्षमता आपने इतनी घटा लिया रट रट के कि आप समझना चाह ही नहीं रहे हैं। आपको एक वैसा टीचर चाहिए जो आता और ये दोनों चीजें लिखवा देता कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, पता बेटा कैसे निकालते हैं, विकर्णों की गुणा का आधा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं मास्टर जी? पता नहीं। पता है रोम्बस में एक प्रॉपर्टी और होती है, विकर्णों का जब आप वर्ग करके जोड़ते हैं तो भुजा के वर्ग के 4 गुना के बराबर आता है। आप कॉपी पे साफ साफ नोट कर लेंगे, हो गया। तो ये होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें मैथ में डर भी लगता है, ये भी होता है वो भी होता है। तो मैथ का डर तुम्हें अगर बीएड करने के बाद भी लग रहा है, तुम एक ऐसे दांतों के डॉक्टर हो जिसने दांतों की पढ़ाई की, बीमारी की 5 साल, और उसके बाद कह रहा है दांतों में दर्द रहता है। भाई डॉक्टर हो तुम सब अध्यापक बनने से पहले तुमने 2 साल की डिग्री या डिप्लोमा किया है, फिर सीटेट या बिहार टेट पास किया है। तो इसका अर्थ ये है कि तुमने जो पढ़ा था वहां उसमें तुम ये भी कहते हो कि हम सीख भी गए हैं। तो मैथ्स का फोबिया तो तुम्हें खुद ही दूर करना पड़ेगा। तुम्हें पता होना चाहिए क्या इलाज होता है मैथ्स फोबिया का। होती है मैथ एंजाइटी, मैथ्स फोबिया नाम की चीज होती है। बच्चों का अगर बेस नहीं बनाया जाता पहले से 5वीं में, उन्हें रिलेट करके नहीं पढ़ाया जाता, बन जाता है। बिहार सरकार वही तो दूर कर रही है इस बार। पहले तुम्हारे नंबर देख के नौकरी दे देते थे, तुम जाके स्कूलों में पढ़ाते थे, बच्चे रटन पद्धति पे पढ़ते थे, और वो रटन पद्धति पे फिर आगे तक पढ़ते रहते थे। कुछ उनमें से बेचारे किसी तरीके से बाहर निकल जाते होंगे, और उस वजह से एजुकेशन तो थी लेकिन नॉलेज नहीं थी। हम पढ़ तो रहे थे लेकिन उसका कोई ज्ञान नहीं था बच्चों में। वही तो टूटेगा इस बार। वही लोग पहुंचेंगे जिन्हें असल में चीजें लिंक करके पढ़ानी आती होंगी। तो ये जैसे मैंने किया है यहाँ पर, ऐसे बच्चों के साथ करना पड़ता है। इसे आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो इसे आप देखिएगा आराम से, वीडियो को रिपीट कीजिएगा। मैंने एक एक बात बोली है और बहुत बेसिक में बोली है। अब जो मैंने आप लोगों को बताया कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम विकर्णों की लंबाइयां भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जरा सा मुझे विकर्णों की लंबाइयां निकलवा दो। अभी तो हमने लगाई पाइथागोरस थ्योरम। इस वाली फिगर में ये एक वर्ग है हमारा, इस वर्ग में ये ए और ये हमें निकालना है। ये ए 90 डिग्री है, डायगोनल निकालना है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए का वर्ग जुड़कर डी के वर्ग के बराबर आएगा। ना आए तो बता देना भाई। दोनों को जोड़ेंगे 2a वर्ग आ गया डी के वर्ग के बराबर। वर्ग को इधर ले आएंगे, ए का स्क्वायर तो वर्ग के बाहर आ जाएगा लेकिन 2 नहीं आ पाएगा। इसलिए ध्यान रखना जो डायगोनल होता है वो a√2 के बराबर होता है। डायगोनल किसके बराबर होता है? a√2 के। जब मैं दोनों तरफ रूट करूंगा ऐसे, ये डी भी वर्ग है, ये भी बाहर आ जाएगा रूट के, वर्गमूल के। ये ए भी बाहर आ जाएगा, बेचारा 2 अंदर ही रह जाएगा। तो a√2 होता है विकर्ण। और लाजवाब चीज, यही चीज मैं कहां पर कर सकता हूं? यही चीज मैं कर सकता हूं आयत में भी। ये आयत है, ठीक है, आयत देख रहे हो। आयत में अगर ये चीज करेंगे तो कैसे आयत में त्रिभुज कैसा बन रहा है हमारा? ऐसा बन रहा है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये 90 डिग्री है, और ये क्या है? हमारा विकर्ण है। क्या लिख सकते हैं हम? विकर्ण का वर्ग जो है वो लंबाई और चौड़ाई के वर्ग के योग के बराबर है। ठीक, कितना हो जाएगा? इस बार कुछ भी बाहर नहीं आएगा, सब अंदर ही रहेगा, l² + b²। ठीक, क्लियर है? l² + b²। तुम सब बेस्ट हो, सबसे जबरदस्त तुम लोग हो, मैं कुछ नहीं। तुम सब बहुत अच्छे छात्र हो।
बस सारी चीजों को लिंक करके पढ़ते रहो, रटना नहीं है। आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन वर्ग में यहां भी a है यहां भी a है, इसलिए अंदर 2a² हो जाता है और रूट से रूट कट जाता है। ठीक, ऐसा आ जाता है a√2। तो हमारा समचतुर्भुज भी हो गया, और क्या कहते हैं, ये समचतुर्भुज भी हो गया। 90 डिग्री वाली हमने आकृति अभी देख ली, पतंग, समचतुर्भुज और वर्ग, इन सब में अगर आपके पास विकर्णों की लंबाई है उसकी गुणा करके आधा कर दो, क्षेत्रफल आ जाता है। अब आज की अंतिम चतुर्भुज वाली फिगर, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम। मुझे ट्रेपीजियम की कंडीशन बताओ सब लोग, क्या होती है? समलंब चतुर्भुज। समलंब में क्या होता है कि बस दो ही आकृतियां क्या होती है, पैरेलल होती हैं। दो ही आकृतियां क्या, सॉरी, दो ही भुजाएं क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है, बाकी नहीं होती। आपको ये वाला देखकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लग रहा होगा भाई, बिल्कुल लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा ऐसे वाले देखे। भाई बस दो भुजाएं पैरेलल होनी चाहिए, आकृति तो आप कैसी भी बना लो, आप आकृति ऐसी बना लो, ठीक है, आप आकृति हल्की सी टेढ़ी करके यूं बना लो, ये भी दो आमने सामने की भुजा समांतर है, ठीक। लेकिन हमें आदत होती है यही आकृति देखने की स्कूलों में, तो मैं इसी आकृति को मानकर आपको समझा देता हूं। लेकिन ध्यान रखना, ट्रेपीजियम में सिर्फ दो साइड पैरेलल हैं, इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को सिमिलैरिटी के हिसाब से काटते हैं, मतलब एक सही अनुपात में काटते हैं, इसलिए ट्रेपीजियम बनता है। वो चीजें जब हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे, अभी के लिए आप देखिए। तुम्हारी अगली क्लास का टाइम हो गया होगा, तो जो अब तक पढ़ा है उसे समाप्त कर देता हूं, इसे कल पढ़ेंगे, यहीं से हम कल शुरू करेंगे। मैं जो आप लोगों को चीज कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि ये सारी दुनिया के पैरेललोग्राम हैं। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज हैं। समांतर समांतर चतुर्भुजों में ये आयत है और ये क्या है? समचतुर्भुज है। ये जो बीच में दोनों जगह आ रहे हैं ये वर्ग है, स्क्वायर है। ये वेन डायग्राम है जो अब तक हमने पढ़ा। क्या पढ़ा है मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। जिन जिन आकृतियों में विकर्ण बाइसेक्ट करते हैं वो समांतर कहलाती है। यहां भी कर रहे हैं, यहां भी कर रहे हैं, यहां भी कर रहे हैं, हर आकृति में विकर्ण जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, संधिभाजित कर रहे हैं, बराबर भागों में बांट रहे हैं। बराबर भागों में बांटते बांटते आयत पर अगर मैं आऊं, ये वो वाले हैं जो बराबर भी है, मतलब बराबर भी और बराबर भागों में बांट भी रहे हैं। समचतुर्भुज कह रहा है हम बराबर तो नहीं है लेकिन 90 डिग्री पर बांट रहे हैं, ये समचतुर्भुज कह रहा है। इनमें ये इसके वाले और इसके वाले, मतलब जहां 90 डिग्री पर काटने वाले और बराबर वाले मिल जाएंगे वो पॉइंट कहलाता है स्क्वायर। तो कभी कोई आपसे पूछे क्या सारे वर्ग आयत होते हैं? हाँ होते हैं। क्या सारे वर्ग समचतुर्भुज होते हैं? हाँ होते हैं। क्या सारे वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं? हाँ होते हैं। लेकिन इसका उल्टा बिल्कुल नहीं होता। कोई तुम्हें कहे सारे रेक्टेंगल स्क्वायर है, भाई नहीं, कुछ होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कम है, स्क्वायर की ज्यादा है, तो रेक्टेंगलों में से ही कुछ स्क्वायर निकलेंगे। समचतुर्भुज, क्या सारे के सारे समचतुर्भुज वर्ग है? नहीं, उल्टा है, वर्ग सारे के सारे समचतुर्भुज होते हैं, रोम्बस होते हैं। इस फिगर को ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइमा मजर टीचर बनने वाली हैं आप सब। मैं खुद कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग इंस्पेक्टर होता था, हिंदी बोलने पर सजा दिया करता था, मैं 5 रुपए फाइन लेता था मंदे जमाने। तो इतनी ये सारी चीजों की मैंने हिंदी भी लिखी है, इंग्लिश भी लिखी है। थोड़ा थोड़ा सा मतलब जैलप रहो, दोनों चीजें याद करके रहो। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। 4 बजे वाली क्लास जो है भावना गर्ग जी, पहले मैं अभी जो पहले वाले बच्चे थे उनका 3 टॉपिक बचे, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस और डाटा इंटरप्रिटेशन। ये 3 टॉपिक खत्म करा के फिर बीपीएससी वालों की 9वीं 10वीं वालों का जो एडवांस वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा।
4 बजे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जाते समय एक आपके सामने फीडबैक फॉर्म आएगा, भर के अवश्य जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पढ़ने में मजा आया होगा और बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी और आगे अपने छात्रों को भी आप सिखाएंगे, सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, टेंशन सारी मुझे दे दो अपनी, अब सिर्फ खुश रहो, क्या ईश्वर देख लेंगे एंड में। और तुम पढ़ते रहो, रिपीट करते रहो।